नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए उसी अनुसार वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल इसी YouTube के संदेश के माध्यम से अपने सभी भारतीय भाई बहन जो 135 करोड़ के आसपास लोग बताते हैं कि बीच में भारतीयता आधारित एकता स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ है और वो एकता इसलिए ज़रूरी है कि इसलिए बताना ज़रूरी है कि अभी भी यानी देश में संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 में और जो इस देश में राजनीति करने वाली जो शक्तियां हैं वो वास्तव में वो समाज में विखंडन करके और जो संविधान लागू होने के पूर्व जातियों के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, उसी के आधार पर जो है वो वोट बटोरना, सत्ता हथियाना, इसी की साजिश कर रहे हैं और अपने इस भारतीय अवाम को उन्होंने इस कदर नहीं बताया कि भाई अब देश का संविधान लागू हो गया है, आपकी पहचान और आपका वजूद एक भारतीय नागरिक के रूप में है, न कि जो है उन जातियों के रूप में। ये राजनीतिक दलों ने आज तक जो है अपने भारतीय भाई बहनों को नहीं बताया है और बड़ा फ़र्क होता है। जब पहले राजा और राजवाड़ाओं का या नवाबों का वक्त था तो ठीक है, प्रजा जो तो उसमें जो प्रजा के रूप में थी और जो भी चाहे जाति के आधार पर, चाहे संप्रदाय के आधार पर वो अपनी ये पहचान बनाते थे तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब इस देश का संविधान लागू हो गया तो वह सारी चीज़ें जो है अब समाप्त हो गई। अब सभी देशवासी जो है अब जो है वो माने संविधान के अनुसार, चूँकि इस देश में भारत का संविधान चलता है तो अब वो जो है सब लोग जो है अब वो सब लोग भारतीय नागरिक हो गए। यही चीज़ बताने की आवश्यकता जो है 26 जनवरी 1950 के बाद सबको थी, लेकिन इन्हीं राजनीतिक दलों ने किसी ने नहीं बताया कि हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान एक भारतीय नागरिक के रूप में है। और चूँकि संविधान अपने प्रस्तावना के जरिए यही सच्चाई जो है अपने सभी नागरिकों के लिए, जिसके लिए उसने मौलिक अधिकार दिए हैं और मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार है वो एकता, माने उसका माने समानता का। तो अब जो है तो सभी लोग भारतीय नागरिक हैं, इसलिए हमारे भारतीय भाई बहनों की पहचान
एक भारतीय नागरिक के रूप में होने की सख्त आवश्यकता है। लेकिन ये राजनीतिक दल अभी भी उस संविधान लागू होने के पूर्व जो पहचान माने जो इस तरह से बटे जो विखंडित पहचान है उसी में उनको माने उनको बरकला करके वही माने समाज विखंडित करने वाली प्रवृत्तियों के आधार पर अपना जो वोट बटोरना सत्ता हथियाने की साजिश ये करते चले आ रहे हैं। तो इनमें बहुत बड़ा फर्क है। भारतीय जनता दल ये कह रहा है कि अब हमारे देशवासियों की पहचान, उनका अस्तित्व, उनका वजूद भारतीय नागरिक के रूप में है, न कि वो किसी पंथ से संबंधित, जैसे वो हिंदू के रूप में है या मुस्लिम के रूप में है या जातिगत या क्षत्रिय, राजपूत और ठाकुर या ब्राह्मण या यादव या जितने भी ये व्यापारिक जो तबके हैं, अग्रवाल हैं और गोयल हैं, बंसल हैं, इस और हमारे और यादव हैं और हमारे जो है पिछड़े भारतीय भाई बहन जो कि उसमें जाटव हैं और उपजातियों में भी कुर्मी, पासी, खट्टिक, धोबी, नाई इस रूप में हरगिज नहीं है। सिर्फ चूँकि इस देश में भारत का संविधान चलता है, उसी के अनुसार पूरी व्यवस्थाएं जो वो नेतृत्व होती हैं, तो हमारा जो अस्तित्व है इस देश में, पहचान है और जो हमारी हैसियत है कि हम इस देश में भारतीय नागरिक हैं। यही चीज़ जो अब तक राजनीतिक दलों ने नहीं बताया है, नहीं समझाया है, भारतीय जनता दल वही चीज़ जो है अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप सभी लोग इस देश के भारतीय नागरिक हैं, इसलिए आपको नागरिक के रूप में, भारतीय के रूप में जो कुछ भी है, आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीय नागरिक के रूप में भारतीयता कहते हैं। और ये देश के लिए बहुत जरूरी है। जो देश विकसित हैं, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, जापान है, वहाँ के राजनीतिक दल, सरकारें जो है अपने देशवासियों को उस देश के नागरिक के रूप में माने समझती हैं, सम्मान देती हैं, प्रतिष्ठा देती हैं और सेवा भी करती हैं। लेकिन यहाँ के राजनीतिक दल हमारे देशवासियों को भारतीय नागरिक के रूप में नहीं कि तुम हिंदू हो तो तुम ठाकुर हो, तो तुम यादव हो, तुम वो जो है अग्रवाल हो, गोयल, इसी रूप में। ये सबसे घातक और समाज विरोधी और देश विरोधी प्रवृत्ति जो है, इस पर जो है इनकी वोट सत्ता की राजनीति भी चलती है और हम अपनी भारतीय अवाम भी इसी भ्रम जाल में फंस करके माने समाज के जो सबसे कष्टदायी तत्व है उसको जो है चुन करके सत्ता में भेज रहे हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता दल ये कहता है कि भारतीयता आधारित एकता बहुत जरूरी है, और जिसके लिए कि जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने सभी भारतीय भाई बहनों में जो व्यवहार करें वो सम्मानजनक, ये बहुत जरूरी है। जो कि अब तक कुछ कट्टरवादी सामंतशाही सोच के, जो संभ्रांतवादी सोच के जो इन्होंने फैलाया हुआ है, जो कि भारतीय एकता में सबसे बड़ा बाधक है कि हम सम्मान के साथ न तो संबोधन करते हैं न तो पेश आते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, अब उस गलती को छोड़ देना है। तो ये चीज़ जो है भारतीय जनता दल बता रहा है, लेकिन इसकी और यही नहीं है, और राजनीतिक दल माने समाज में विखंडन पैदा करके जाति, संप्रदाय इत्यादि के आधार पर वोट सत्ता हथियाने की साजिश तो कर ही रहे हैं। वो इस देश के संसाधनों को भी लूटते हैं। 60-70 सालों तक जो जीएनपीसी है,
गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस जो है, इसके वक्त में जब इसने सत्ता, और ख़ास करके 2011 की बात है, ये था कि उसके काल में 4 से लाख करोड़ का काला धन जो है विदेशी बैंकों में यहाँ इस देश से लूट करके वो जमा किया गया था। हालांकि उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय में जो जनहित याचिका चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट बहुत दबाव डालता रहा, बहुत डंडा बजाता रहा उस सोनिया मनमोहन की सरकार के ऊपर, लेकिन सब जबान नहीं खोले, झूठ बोलते रहे कि हम इसकी सूचना हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम पर एक झूठ मूठ का तर्क कि हम पर जो है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन के एग्रीमेंट से, अनुबंध से हम बधे हुए हैं, एक झूठ मूठ का तर्क। और उस यूपीए सरकार ने, माने उस सोनिया मनमोहन की सरकार जो कि 2004 से 2014 तक थी, उसने सुप्रीम कोर्ट के लाख डंडा बजाने के बाद भी, लाख डांट फटकार करने के बाद भी जबान नहीं खोला। लेकिन संजोग से मैंने उसमें काले धन की पूरी दुनिया में वो चर्चा चल रही थी, और जितने भी ये सर्च इंजन हैं गूगल टाइप के, इस टाइप के, वो भी तमाम ढूंढ रहे थे। तो भारत के लोगों ने जो, मैंने स्विस बैंक हो चाहे और बैंक में जो काला धन जमा किया था, उसकी जानकारी एक जर्मनी की सरकारी संस्था ने वो इकट्ठा कर ली थी। उस जर्मनी की सरकार ने भारत सरकार से कहा था कि ये जानकारी हम और देशों को तो मैंने वो कुछ पैसे लेकर के, यानी वो मतलब चार्जेबल है, लेकर के हम देते हैं, लेकिन भारत के लिए मैं फ्री ऑफ कास्ट, मुफ्त में मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब भी ये जो है झूठ बोलने वाली, तो झूठ बोलने की इसकी मजबूरी थी, चूँकि यही तो डकैत थी, जेएनपीसी यही डकैत थी, लेकिन वही सत्ता में थी, और उसी ने वो लूटा था, तो इसलिए वो झूठ बोल रही थी कि भाई वो उसकी सूचना भले मुफ्त में मिलती हो जर्मनी की किसी सरकारी संस्था के द्वारा, तभी नहीं लाए। लेकिन भारत में अनऑफिशियली तरीके से वो सूचना आ गई थी, और इस मंत्रालय, यानी वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के पास भी अनऑफिशियली पहुंच गई थी। और मैं भी ज्वाइंट सेक्रेटरी था, हमारे मित्र थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, तो उन्होंने बताया, और 2011 की बात है, तो उसी समय बताया था कि काले धन के रूप में अमाउंट वाइज, यानी राशि के हिसाब से सबसे अधिक काला धन उसमें 2011 में सोनिया गांधी के नाम से था 30 लाख करोड़, और उसका जो बेटा है राहुल गांधी, उसके नाम से था 12 लाख करोड़। तो वो ज्वाइंट सेक्रेटरी महोदय हमसे ये कहा कि देखिए सिंह साहब, मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन इस पर न जबान आपको खोलनी है न हमको खोलनी है, इसलिए माहौल पूरा इन सब का है। और ये थोड़ा भी पता चल गया तो हम लोग बहुत छोटे मोटे अधिकारी हैं, ये पूरा पीस करके वो चटनी कर देंगे। तो तब की बात है 2011 की बात, 30 लाख करोड़ जो है सोनिया गांधी के नाम से, और 12 लाख करोड़ जो है इस जो है ये राहुल गांधी के नाम से। और वही आज की डेट में 120 से लेकर 150 लाख करोड़ ये कालाधन इन सबों के नाम से हो गया। हालांकि वो अब कालाधन सिर्फ स्विस बैंक में ही नहीं, बल्कि इधर उधर इन सबों कर दिया है। बहुत रास्ते हैं, एक रास्ता जो है मॉरिशस रूट भी होता है, आकर के वही पैसा फिर ये भारत में ही वो निवेश हो गया, रियल इस्टेट में हो गया, सब बातें हैं, लेकिन लूट है। तो इन सबों ने समाज को बांटा भी है, और हमारे जो है देशवासियों को ये नहीं सिखाया कि भाई आपकी पहचान, आपका वजूद जो है अब जातियों के आधार पर नहीं है, संप्रदाय के आधार पर नहीं है, भाषा प्रांत के आधार पर नहीं, बल्कि आपकी पहचान है आप इस देश के भारतीय नागरिक हैं और आप भारतीय हैं। ये बात जो है इन सबों ने बताया नहीं। वही चीज़ भारतीय जनता दल आज कह रहा है कि नहीं भाई, हमारे सभी देशवासी वो भारतीय हैं, इसलिए
प्रत्येक देशवासी या प्रत्येक यानी जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं दूसरे को उसको भी माने कि वो भी भारतीय नागरिक है, वो भी भारतीय भाई है, सम्मान के साथ इज्जत के साथ पेश आकर के एक होने का, एकता लाने का, भारतीयता आधारित एकता लाने का पूरी कोशिश करें। यही निवेदन है भारतीय जनता के दल। और ये जो सारी शक्तियाँ जो हैं मैंने समाज को विखंडित करके मैंने वो राजनीति करने वाली देश विरोधी भी हैं। अब ये सत्ता के लिए देश में अस्थिरता भी पैदा करती हैं, हिंसा भी फैलाती है, दंगे भी करवाती है। और जीएनपीसी ने तो देश ही वो बांट दिया है। और जीएनपीसी का तो रिकॉर्ड है। जीएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चांडाल चकोड़ी काकस, इसको पहले भी बताया गया था कि इसका यही नाम होना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे कुछ भारतीय भाई बहन थोड़ा भ्रम से या भूल से या गलती से अभी भी कांग्रेस कह रहे हैं, लेकिन जीएनपीसी है गांधी नेहरू परिवार चांडाल चकोड़ी काकस। तो इसे लूट के अलावा भी जो है वो संवैधानिक संस्थाओं का उसको बंधक बनाना, अपने गिरफ्त में रखना, उसका दुरुपयोग करना, अपने जो लूट के रास्ते को वो प्रशस्त करने के लिए और लूट के पाप को छिपाने के लिए। अब ये चुनाव आ गया है ना, अब जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं कि भाई इनको मिला लेंगे तो इनके जाति समर्थक वो ये कुनबाई बन जाएगा, उनको मिला लेंगे तो उनके जाति का उनके जाति के आधार पर समर्थक जो है इनके साथ हो जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। अब जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है विधानसभा का, जो कि 2022 में, तो उसमें आ रहा है कि अखिलेश महोदय जो है वो जो चंद्रशेखर है जो कि मायावती के ही गुट से निकला है, कुछ हमारे जो है पिछड़े भारतीय भाई बहनों पर उसकी राजनीति चलती है। तो यानी पिछड़े भारतीय भाई बहनों के वोट पर निर्भर रहने वाला वो चंद्रशेखर को मिला रहे हैं अखिलेश महोदय। और वो अपने जो है जो उनका वोट बैंक है वो भी जाति के आधार पर है। कौन सी जाति है? एक हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इन दो का कुनबा लेके चलते हैं। ये वो अखिलेश यादव या उनकी मुलायम वाली पार्टी समाजवादी पार्टी। और पश्चिम में कोई जो है वो आरएलडी के जो जन चौधरी, वो भी उनका जातिगत जाति के आधार पर बने समाज को विखंडित करने वाले हमारे जो जाट कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं उन पर जो राजनीति करने वाले हैं तो उनको मिला रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग अभी भी जो अपने राजनीतिक गोटियां जो माने बिठा रहे हैं, सिर्फ वही यानी संविधान लगने के पूर्व जो जातियों के आधार पर कि हमारे जो समर्थक हैं वो जाति के आधार पर हैं। यदि हम अपना ये कम्बिनेशन बनाएंगे तो जाति के आधार पर लोग एक साथ हो जाएंगे। मतलब कि ये मान के चल रहे हैं कि हमारे भारतीय भाई बहन अपने को भारतीय न मान करके, अपने को भारतीय नागरिक न मान करके उसी अपने को उसी जाति के आधार पर जो है मतलब कि जाति के आधार पर अपने को समझते हुए इनके फंसे हुए या मोह माया जाल में इनके शिकार आप अभी भी बनते रहेंगे। ये और इसलिए और ये लोग इसी भ्रम में, और भ्रम कर लीजिए चाहिए, इसी विश्वास में ये अपनी गोटियाँ बिठा रहे हैं। इसलिए हमारे भारतीय भाई बहनों का, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का फर्ज बनता है कि अब इनके भ्रम को तोड़ने का सही वक्त आ गया कि अब हम जो जातिगत आपका साजिश है कि जात के आधार पर आप मेरा समर्थन चाहते हैं,
वोट चाहते हैं, वो उसके दिन लद गए, वो दिन समाप्त हो गए। हम भारतीय हैं, जो भारतीयता की बात करेगा, जो भारतीयता आधारित एकता, सबको एक साथ लेने की बात करेगा, हम उसके साथ जाने वाले हैं। इस तरह का संकेत देने का, इस तरह का सिग्नल देने का, इस तरह का स्पष्ट एक पैगाम देने का ये वक्त आ गया। तब ये जो जात के आधार पर माने वोट सत्ता हथियाने के लिए गोटियाँ बिठा रहे हैं, इनके हौसले पस्त करें। और इनके हौसले पस्त करना बहुत ज़रूरी है। ये समाज के शत्रु हैं, इस देश के दुश्मन हैं। चस्पा भले वो लगाए हुए हैं समाजवाद का, एक तो समाज को तोड़ते हैं जाति के आधार पर, और जो समाज में पहले से बुराई है, अभी संविधान लगने के बाद जो बुराई पड़ी हुई है जातिवाद की, संप्रदायवाद की, भाषावाद, प्रांतवाद का, इसी को और चौड़ा करके, इसी को और विकृत करके, इसकी और ख़राब करके अपनी सत्ता वोट की राजनीति माने इसी के आधार पर भेद विभेद, नफरत, हिंसा, तनाव, एक तो इन्हें वोट सत्ता हथियाने की इनकी वो साजिश रहती है। और जब इनको सत्ता मिल जाती है तो जो इनकी मूल प्रवृत्ति है, खास करके समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक कदम और आगे है। गुंडागर्दी, माफियागिरी, ये रहा पूरे शासन में हर एक थानों के द्वारा। और कहना ना होगा, ये बात बताना जरूरी है कि इनके गुंडों से तंग आकर के खीरी जिले में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की 2 बच्चियां परेशान होकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली, सपा के गुंडों की गुंडागर्दी के कारण। जौनपुर में एक माने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज जो कि भूमिहीन था, उसको भूमि आवंटित हुई थी, लेकिन इनके दबंग किस्म के जो गुंडे थे, वो उस ज़मीन पर मौके पर कब्जा नहीं लेने दे रहे थे। वो हाईकोर्ट चले गए थे, हाईकोर्ट से आदेश भी लाए, वो आदेश भी जो है लागू नहीं हो पा रहा था इन्हीं सफाई गुंडों के कारण। और जब वास्तव में हम जब मौके पर गए थे तो हमारे साथ एक जो है वो पदाधिकारी थे, समरनाथ यादव। तो समरनाथ यादव जो पदाधिकारी थे, वो महामंत्री थे, तो वो पेशे से वकील थे। मैंने कहा, वकील साहब इस केस को देखिए ना, और दिक्कत हो तो हमको आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि सर इस केस को मैंने देख लिया है, हमने बहुत अप्रोच किया है, हम जो है लेखपाल, कानीगो, जो है तहसीलदार, एसडीएम तक वो अप्रोच मैंने किया है। और इसके बाद हम डीएम, आप कहें तो हम डीएम से भी मिल सकते हैं, लेकिन एसडीएम तक बस वो हाथ जोड़ते हैं मेरे आगे कि सर इस सरकार को बदलने की, मतलब कि इस सरकार को बदलने के बाद यानी सपा की गुंडई जब ख़त्म हो जाएगी तो हम हम जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वो जो भूमिहीन था, जिसको कुछ भूमि आवंटित हुई थी, उसको भूमि मिल सकती है। एक नमूना मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह की गुंडागर्दी जो है ये समाज, और चस्पा क्या होगा? समाजवाद। तो स्टिकर पर मत जाइए। एक स्टिकर ये बीजेपी वाले लगाते हैं, राष्ट्रवाद। इनके राष्ट्रवाद का मतलब है कि मैंने देश के गद्दारों को, देश के दुश्मनों को, उनको पालना, उनको पाल पोस के रखना, पाल पोस कर उन्हीं को दिखा करके अपने पक्ष में वो अपने पक्ष में चुनावी माहौल तैयार कर। ये इनका एक राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद इनका एक स्टिकर है, असलियत है कि ये देश के दुश्मनों को पालने वाले हैं। तो उसी प्रकार समाजवादियों का बस स्टिकर है कि समाजवाद, लेकिन वो पूरी जनता को आतंकित करने वाले गुंडागर्दी, माफियाबाजी है। और यही नहीं, खबर तो ये भी है
कि सिपाहियों की गुंडागर्दी के कारण जो अखिलेश की पत्नी हैं, क्या उसको डिम्पल यादव, वो भी तंग आ गई थी। उनके साथ भी सपाई गुंडों ने अपमानजनक व्यवहार, छेड़छाड़ तक करने की जरूरत की। तो ये आलम है। और कौन सा ये समाजवाद वो चलाएंगे। तो उनकी असलियत जनता के सामने खोलने के बजाय ये बीजेपी वाले इनकी ये असलियत, उनके इन पापों को जनता के सामने लाने के बजाय बीजेपी वाले उनके यानी इस चरित्र को ढकने के लिए एक साजिश चलाते हैं कि टोटी चोर से उनकी असलियत वो सामने आएगी। ये उसी प्रकार है कि ये बीजेपी वाले इतने बड़े गद्दार राहुल जो हमें हमेशा इस मुल्क के साथ गद्दारी करता है, उसकी गद्दारी को छुपाने के लिए बीजेपी वाले एक मुहिम चलाए हुए हैं, एक अभियान चलाए हुए हैं सोशल मीडिया पर ऐसे भी, ये पप्पू है। अब लोग जब पप्पू समझने लगेंगे तो ये थोड़ी वो मानने को तैयार होंगे कि भाई नहीं भाई ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, वो बहुत घोर देश विरोधी है, देश का गद्दार है। तो बीजेपी जो है इस देश के गद्दारों को उनकी गद्दारी छुपाने के लिए बहुत बड़ी साजिश देश के खिलाफ, देश के साथ गद्दारी कर रही है। ये समस्या है बीजेपी से। कोई हमारे भारतीय भाई मध्य प्रदेश से ये कह रहे थे कि ये बात सही है कि हमारे देश की सारी, सिर्फ कश्मीर की समस्या बल्कि सारी समस्याओं की जड़ में एक गांधी नेहरू परिवार या मोहनदास करमचंद गांधी भी है, या गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी जो कि इस गद्दार नेहरू से शुरू होता है। अब पूरे गद्दारों की एक पूरी श्रृंखला है। इंदिरा गांधी भी सबसे बड़ी गद्दार थी इस मुल्क के खिलाफ। वो जो राजीव गांधी भी था, बहुत बड़ा गद्दार था जो इस मुल्क के खिलाफ। और ये सोनिया राहुल, प्रियंका तो खैर गद्दार हैं ही। उनका तो हमेशा मैंने देश में खुराफात करवाना और विदेशी शक्तियों से मिलकर के इस देश को ऐसे करवाना, ये इन सबों का एक लगातार पेशा हो गया है। लेकिन ये सारी बातें अभी फ़िलहाल मोदी जी के सरकार के तत्वाधान में हो रही है। ये गद्दारी जो कर पा रहे हैं जो मोदी जी हैं उनकी सरकार के। कौन मोदी जी? राष्ट्रवाद का स्टिकर लगाए हुए, राष्ट्रवाद का मुखौटा पर। ये दुख रहा है। तो देखिए, और बातों से जो भारतीय जनता दल यूट्यूब के माध्यम से बताने की कोशिश करता है, वो सिर्फ यही पहचान कराने के लिए ये कितने खतरनाक है। अभी 2-1 दिन पहले वोहरा कमेटी में वोहरा मतलब कि एक NN वोहरा करके वो केंद्रीय गृह सचिव थे, जो कि बाद में गवर्नर भी हुए हैं जम्मू कश्मीर के। तो ऐसा था कि जो 1993 वाला जो मैंने कि सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था ना वो बॉम्बे में, और ये और इस तरह का आम जानकारी थी कि जो दाऊद इब्राहिम जो बहुत बड़ा माने कि वो माफिया और अंडरग्राउंड माने भूमिगत माफिया है था वो दाऊद इब्राहिम। हालांकि वो भाग करके अब इसमें पाकिस्तान में या पाकिस्तान के कराची में कुछ ऐसे ही है। तो उसी ने जो है वो 1993 का वो सीरियल बम ब्लास्ट करवाया था। तो बाद में ये पता चला कि वो जो दाऊद इब्राहिम या इकबाल मिर्ची का संबंध कई कांग्रेसी नेताओं, कई कांग्रेसी यानी वो मंत्रियों और कई कांग्रेसी में GNPC वाले यानी कई GNPC के नेताओं, कई GNPC के मंत्रियों और कई GNPC के मुख्यमंत्रियों से संबंध था उसका। इस तरह की जब खबर आई तो यानी अपना चेहरा छुपाने के लिए इसने एक कमेटी बनाई।
और NN वोहरा जो है केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्हीं की अध्यक्षता में खैर उनके मैंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में मैंने कि वो ED के डायरेक्टर, वो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, और CBI का डायरेक्टर, और इस प्रकार से हाँ रा, और IB का जो चीफ है, मुखिया है, रा का जो मुखिया है, ये सब उस कमेटी के मेम्बरान हो गए, और वो उन्हीं की अध्यक्षता में वोहरा के, और वो रिपोर्ट बड़ी अच्छी रिपोर्ट उसने दिया था, उसने बिल्कुल नाम ले करके। और उस रिपोर्ट में 2 मुख्यमंत्रियों का, एक शरद पवार जो कि उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनका संबंध दाऊद इब्राहिम से था, और ये बात NN वोहरा की कमेटी में था। तो और फिर चिमन भाई पटेल गुजरात में, उनका भी नाम था, और कई जो है केंद्रीय मंत्रियों और कई नेताओं का नाम था। तो दाऊद इब्राहिम ऐसे ताकतवर नहीं था। ये GNPC के तमाम मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और नेताओं के बूते वो ताकतवर था। तो जो बम ब्लास्ट या बम धमाका उसने, और सीरियल सीरियल मान एक के बाद एक जो बम धमाका करवाया था, तो इन समूह की उसमें मान काफ़ी समर्थन था इन समूह का। चिमन भाई पटेल गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे, शरद पवार जो कि उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उसमें वो कांग्रेस में ही थे, GNPC में ही थे। तो जब ये नाम आया तो फिर वो GNPC वालों ने उस रिपोर्ट को बस अलमारी में बंद कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई गया कि साहब वो कमेटी की रिपोर्ट जो है वो यानी सार्वजनिक नहीं हो रही है। तो फिर अपना चेहरा छुपाने के लिए जो जबकि वो रिपोर्ट शायद 3 से 11 या 1 से 11 पेज की थी, तो इन समूह ने सिर्फ 11 पेज उठा करके संसद में रख दिया, और उस 11 पेज में इन समूह का नाम ही नहीं, बस एक वो इंट्रोडक्टरी, एक प्रस्तावना के रूप में बस बात। और यदि पूरी रिपोर्ट लाई जाती, संसद में लाई जाती या इसमें या सार्वजनिक होती, तो ये सबका नाम आता। किसका नाम आता? शरद पवार का आता, और शरद पवार उसमें GNPC में था, वो GNPC का मुख्यमंत्री था महाराष्ट्र का, चिमन भाई पटेल का नाम दिया था। तब देश के सामने आता कि दाऊद इब्राहिम के साथ साथ ये भी मुंबई बम धमाके में ये भी शामिल है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, ये जितने भी दंगे हुए हैं देश में, जिसकी जो है कम से कम 8 से लेकर 9 से सांप्रदायिक दंगे या और भी दंगे, जिनकी इन समूह ने जांच नहीं होने दिया, और जिसमें हमारे भारतीय भाई बहन तमाम शिविरों में रहे और गांव छोड़ने को मजबूर हुए। ये GNPC ने जांच होने नहीं दिया। यदि जांच होती, जरा इसको ध्यान से आप सुनिएगा, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार इसका नाम शरद पवार का नाम आ रहा था, चिमन भाई पटेल का नाम आ रहा था, सारे जो है GNPC के नेताओं का, मंत्रियों का नाम उसमें आता जरूर। तो समझ जाइए GNPC कितनी बड़ी अभिशाप है इस देश की। समाज को तोड़ने वाली भी है, जब जरूरत पड़े तो देश को बांटने वाली भी है, और जब भी ये देश में हिंसा फैलाती है या देश बांटती है, तभी ये सत्ता ये हासिल करती है। देश बांट करके उस गद्दार नेहरू ने प्रधानमंत्री पद हथियाया। हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करवा करके राजीव गांधी ने जो है वो सत्ता हथियाया। अभी CAA के नाम पर और जो कृषि कानून के नाम पर जो तमाम विध्वंस और तमाम जो है अस्थिरता और हिंसा फैला करके फिर ये GNPC सत्ता वापसी की साजिश कर रही थी। तो ये देश के लिए बहुत बड़ी अभिशाप है।
लेकिन यदि ये इतना ही मैं कह दूं कि बहुत अभिशाप है, इसी से काम चलने वाला नहीं है। इस अभिशाप को ये मोदी महोदय, जो कि कांग्रेस मुक्त भारत के नाम पर ये सत्ता हथियाए, अब इसको ये पाल रहे हैं। क्यों पाल रहे हैं? इनका मोदी जी का ख्याल है कि इसको समाप्त नहीं करना, इसी को दिखा करके अपने पक्ष में, माने बीजेपी के पक्ष में चुनाव और वोट का माहौल बनाए। तो इतना खतरनाक खेल ये मोदी जी अपने देश के खिलाफ खेल रहे हैं कि जिन शक्तियों का नाश कर देना चाहिए अपनी आवाम के सुख शांति और चैन की खातिर, उसको ये पाल रहे हैं वोट की खातिर। तो यह भी देश के बहुत खतरनाक किस्म के ये देशद्रोही हैं, देश के शत्रु हैं बीजेपी वाले असली मोदी। यह हमको कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है, और इसके लिए कोई भी हमको कहीं भी वो सजा दे सकता है। हमारा प्राण भी चले जाए तो हमको कोई इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं देश को बता के रहूँगा कि देश के खिलाफ सबसे बड़ी दुश्मनी ये मोदी जी और बीजेपी वाले कर रहे हैं, जो कि इतनी खतरनाक ताकतों को सिर्फ वोट की खातिर जो है पाल रहे हैं। तो लेकिन इतना ही बात की जाए, वो भी जो है पूरा समाधान नहीं है। ये बीजेपी या जीएनपीसी या वाम दल या सपा वाले या बीएसपी वाले या कोई भी हो, टीएमसी वाले, टीएमसी भी कम खतरनाक नहीं है इस देश में, बहुत ज़्यादा। ये सब के सब जो मानसिकता अभी भी काफ़ी अंश में हमारे भारतीय भाई बहन पड़ी हुई है, उसी पर वो ड्वेल कर रहे हैं, उसी पर वो उनका मानसिकता टिकी हुई है कि अभी भी जात के आधार पर और संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर। अब जैसे ममता बनर्जी वो कैसे वोट हासिल करती है? बस बंगाली जो वो चुनाव जीती तो कुछ लोग कह रहे थे कि वो धांधली उसने किया, गुंडागर्दी किया, आतंक के सहारे मशीनों पर उसके गुंडों ने जाकर के वो उसके बटन दबाए। तो यदि 213 सीट लाई है, मान सकता हूँ कि भाई कि यदि गुंडागर्दी नहीं करती तो 100 सीट तो आती, 150 सीट तो आती। 150 सीट जितवाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन तो वही है ना। और ये आरोप लगता है, अच्छा ठीक है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बरगला करके उनका वोट हासिल करती है, इसलिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का फर्ज बनता है कि वो और लोगों का भी उन्हीं की तरह कि वो इस देश के भारतीय नागरिक हैं, मुसलमान नहीं हैं। उनकी जो इस्लाम में आस्था है वो बरकरार रहेगी, उसका पालन जो है व्यक्तिगत रूप से घर के अंदर करें, लेकिन समझें कि भाई ये घर के अंदर भी वो भारतीय हैं, घर के बाहर भी भारतीय हैं, लेकिन घर के बाहर जो है पूरा भारतीयता का व्यवहार वो करना होगा। तो जिन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बरगला करके उनका वोट हासिल करती है, उन सभी मैंने बंगाल के जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, वो अपने को भारतीय समझें, भारतीय नागरिक समझें, और वो सबके साथ तालमेल बिठा करके भारतीयता के आधार पर एकता ला करके इसे देश की सबसे देश की बहुत खतरनाक ताकत जो है देश विरोधी ताकत यानी ममता बनर्जी को शिकस्त दें, इसकी आवश्यकता है। तो और वो क्या करने की ये भाषावाद बंगाली की बात करती है। भारतीय जनता के दल कह रहे भाई जो बांग्ला भाषा है वह भारतीय भाषा है, इसलिए पूरे देश के लोगों को सिर्फ बांग्ला बोलने वाला नहीं, पूरे देश के लोगों को बांग्ला भाषा का सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता का दल तो जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनका सम्मान करता है, उनकी जो बोली बोलने वाले या उसका जो इस्तेमाल करने वाले भारतीय भाई बहनों का भी सम्मान करता है। वो तो कहता है भाई
ये बांग्ला भाषा हमारी भारतीय भाषा है, पंजाबी भाषा हमारी भारतीय भाषा है, तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा, तेलुगु भाषा, मलयालम भाषा, मराठी भाषा, गुजराती भाषा, उड़िया भाषा, असमिया भाषा, सभी या कश्मीरी या डोंगरी भाषा, सभी हमारी भारतीय भाषा है। और उनका इस्तेमाल करने वाले भी हम हमारे वो भारतीय भाई बहन हैं। समस्या क्या है? समस्या तो कहीं नहीं है। समस्या जो है तो सिर्फ वो सोच की है। तो इसलिए तो वहाँ पर क्या हुआ कि सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वोट उसको नहीं मिला। हमारे कई जो अपने को बंदोपाध्याय कहते थे, जो अपने को बनर्जी कहते थे, गंगोपाध्याय कहते थे या गांगुली कहते थे, जो चट्टोपाध्याय या चटर्जी कहते थे, या अपने को मुखोपाध्याय या मुखर्जी कहते थे, ऐसे भारतीय भाई बहन भी उस गद्दार जो है ममता बनर्जी, जो कि भारतीय समाज को तोड़ करके इस तरह की खतरनाक राजनीति कर रही है उस क्षेत्र में, यानी हमारे मातृभूमि भारत के उस हिस्से में, उसको माकूल जवाब देने के लिए सबके साथ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और समाज के साथ एकता स्थापित करके उसको शिकस्त देने के लिए, मत पेटी पर उसको शून्य करने के लिए एक हो। और वैसी आवश्यकता जहाँ वैसी आवश्यकता तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु में जितने हमारे भारतीय भाई बहन हैं वो भारतीय हैं, वो तमिल नहीं है, वो भारतीय हैं। तमिल भाषा भी भारतीय भाषा है और वो हमारे भारतीय भाई बहन हैं। तो भारतीयता के आधार पर एक होकर के स्टालिन जैसे समाज विरोधी ताकतों को मत पेटी पर वो शिकस्त दें। और उसी प्रकार हमारे केरल के भारतीय भाई बहन जो इन कम्युनिस्टों को भी शिकस्त देने के लिए मन बनाए। थोड़ा सा दुख होता है, दुख ये होता है कि जैसे केरल हुआ या पश्चिम बंगाल हुआ, और विशेष करके केरल में भारतीय भाई बहन थोड़ा सा ये अपना ये विवेक जरूर लगाएं कि जिस जेएनपीसी को का वो समर्थन करते हैं, हालांकि मैंने इस विधानसभा के चुनाव में काफ़ी कमी आई है, लेकिन उतनी कमी से काम नहीं चलता। इस विश्लेषण के साथ और इस समझ के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये जेएनपीसी इस देश की शत्रु है, वामदल वाले इस देश के शत्रु हैं। शत्रुओं को देश के शत्रुओं को कोई वोट करता है तो ये कलंक जो है अभी भी पड़ा हुआ है हमारे केरल में। और वो कलंक जो है हमारे जो केरल में रहने वाले भारतीय भाई बहन इस कलंक को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस कलंक को धोना पड़ेगा। और उसी प्रकार अभी भी पंजाब में भी जो है ये जेएनपीसी का कलंक वो पड़ा हुआ है। और सिर्फ जेएनपीसी कलंक नहीं है, अकाली दल भी सबसे बड़ा कलंक है। वो अकाली दल जो है जब ये बीजेपी से छिटकी तो अब जो बीएसपी खुद ही एक समाज का कलंक है। ये सब जो है मैंने सपा वाले, बसपा वाले इस भारतीय समाज के कलंक है, सब बहुत बड़े अभिशाप हैं। तो अकाली दल जो है जब बीजेपी जो इस देश के अभिशाप है, एक अभिशाप से छूट करके दूसरे अभिशाप जो जातिगत अभिशाप है बीएसपी से वो कर लिया। तो यही सबों का तिकड़म चलता रहेगा जब तक कि हमारे भारतीय भाई बहन इनको स्पष्ट ये संदेश नहीं दे देते हैं कि अब हम जात के आधार पर आपके शिकंजे में फंसने वाले नहीं हैं, आपके उस शिकंजे का शिकार बनने वाले अब नहीं हैं। अब वो दिन लद गए, वो दिन समाप्त हो गए। इस तरह का स्पष्ट संकेत देना पर, और संकेत आप कैसे देंगे? मत पेटी पर, बैलेट बॉक्स पर, बूथ पर और ईवीएम मशीन पर इनको नष्ट में नाबूद करके। तो समझ जाइए कि जो है बम्बई, यानी बम्बई जो है वो सीरियल ब्लास्ट की बात तो बहुत होती है, दाऊद इब्राहिम की बड़ी बात होती है, लेकिन ये कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम अकेला दोषी नहीं है, उसमें शरद पवार, चिमन भाई पटेल और पूरी जेएनपीसी उसमें शामिल है।
तो जेएनपीसी इस देश के लिए कितनी खतरनाक है, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन समझे। और उस जेएनपीसी की जो रक्षा कर रहा है वो भी इस देश के लिए वो कितना वो खतरनाक है। और ये खतरनाक सिर्फ इसी दृष्टिकोण से नहीं है कि ये जो है वो बम धमाका करना या दंगा वो कराने वालों के समर्थन या साथ में रहते हैं, बल्कि इस देश के संसाधन को भी लूटते हैं और लूट करके विदेशी बैंकों में काला धन के रूप में इनका जमा भी है। तो हम भारतीय भाई बहन अब विवेक से यह है कि एक तो एकता, भारतीयता एकता बहुत जरूरी है। हालांकि इस एकता को भी इन सबों ने वो विखंडित किया हुआ है। अभी भी अब ये जो कट्टरवादी तत्व हैं हमारे, अब जब भारतीयता आएगी तब कट्टरवादी तत्वों की पकड़ जो है समाज पर वो ढीली पड़ती जाएगी। जैसा कि बताया गया ना कि ये कट्टरवादी तत्व जो है यही तो सिखाए पड़े हैं कि हमारे कुछ समाज के तबकों के साथ वो समाज के साथ वो पेश मत आओ, उनको चमार कहो, उनको हरिजन कहो, किसी तबके को जो है मियाँ कहो और मुसलमान कहो, कठुआ कहो, जिहादी कहो, पाकिस्तानी कहो, यही तो है। कौन? जो समाज के जो कट्टरवादी सामंतशाही समृद्धवादी सोच के। तो जब भारतीयता आएगी, भारतीय एकता आएगी, भारतीयता का माहौल आएगा, तो इनकी पकड़ जो है धीरे धीरे वो ढीली पड़ती जाएगी, एक दिन वो समाप्त भी हो जाएगी। तो ये दूसरा हथियार शुरू किए हैं कि हिंदू सनातन की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा, हिंदू राष्ट्र ये सब जो है ये इनके हथियार हैं। और ऐसा करके ये जेएनपीसी और वाम दलों के मंसूबों को पूरा करते हैं। ये एपिसोड लंबा हो जाएगा, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में बताया जाएगा। जो हिंदू सनातन हमारा बहुत ही महान एक दर्शन है, एक जीवन शैली है, बहुत पुरातन है। क्या ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह जैसे ये हिंदू सनातन जो इतनी महान परंपरा है, क्या उसकी ये पात्रता रखते हैं और ये रक्षा करेंगे? उसी प्रकार इस्लाम आस्था में भी ठेकेदार मिल जाएंगे। इस्लाम खतरे में है, इस्लाम बचाओ, इस टाइप से क्या वो इस्लाम की रक्षा करेंगे? अरे भाई, हमारे देश में आगे आने वाली एपिसोड में बताया जाएगा, हमारा देश यदि महफूज रहेगा तो हमारा हिंदू सनातन भी महफूज रहेगा, हमारा इस्लाम आस्था भी महफूज रहेगी और भी आस्थाएं जो है वो महफूज रहेगी। लेकिन देश की नींव को कमज़ोर करके, जो कि हिंदू सनातन की रक्षा के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर पुष्पेंद्र जो कुलश्रेष्ठ जैसे उनके गिरोह में उनकी जो कि इस नींव को जो कि भारत राष्ट्र की नींव को ही खोद करके उसके नींव को कमज़ोर करके जो है इस तरह की जो है बड़ी खतरनाक ये साजिश और जेएनपीसी वाम दलों के मंसूबों को पूरा करना कि उसके आधार पर अपने भारतीय समाज में भेद विभेद, फर्क, नफरत, हिंसा, तनाव, ये एजेंडा किसका है? जेएनपीसी का और वाम दलों का। उसी एजेंडे को ये जो है वो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र और हिंदू सनातन का नाम लेकर के, जबकि ये जरा भी न तो हिंदू सनातन बहुत महान विचार है, महान उसका दर्शन है, रत्ती भर ये पात्रता नहीं रखते। तो इनके मंसूबों को पहचानने की जरूरत है और इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे गिरोह की। और उसी प्रकार इन्हीं पर वो ड्वेल करता है, इन्हीं पर जो है माने इसी से वो खाद पानी लेता है या इसी से ऑक्सीजन लेता है वो असदुद्दीन गिरोह। उसको भी नस्ल में नाबूद करना है, लेकिन उसको अच्छी तरह नस्ल में नाबूद हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ही कर देंगे। तो उनसे भी विनती है
कि उसको भी मिलने वाले समर्थन को हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन उनसे भी एक यानी विनम्र विनती है कि असदुद्दीन गिरोह को मिलने वाले समर्थन को शून्य करें और सभी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को उसके मोह माया जाल से बाहर निकालें। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।